नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य पाषाण काल, हिस्ट्री में मध्य पाषाण काल। इसमें हम देखेंगे मध्य पाषाण काल में कौन कौन से स्थल पाए जाते थे, मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थल भारत में पाए जाते हैं और उनका मैप, उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित हैं और कौन कौन से ज़िले में स्थित हैं। तो उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल जो हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैपिंग के थ्रू ही पूछे जाते हैं। मैपिंग का धीरे धीरे वेटेज बढ़ रहा है हर किसी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैपिंग से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, या किसी में भी मैपिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामों में। ये आपके लिए, ये सभी एग्जामों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन तो सारे एग्जामों में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना, ज्वाइन करना ना भूलें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जहाँ पे आपको पिक्स के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से करंट अफेयर की एनालिसिस, डेली करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाता है, जो कि इशू वाइज होता है। आपको सारा इशू, जितने भी सारे इशू एक दिन में होते हैं वो सारे कवर कराए जाते हैं और अच्छे से समझाए जाते हैं, जिससे उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, स्टडी विद नवीन शर्मा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य पाषाण काल। सबसे पहले तो मध्य पाषाण काल का ये हमें मैप दे रखा है, ये मैप है, इसमें सारे मध्य पाषाणकालीन स्थलों को दर्शाया गया है। इनको हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे, एक एक स्थल के बारे में और उसकी लोकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं, पहले मध्य पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल क्या कहलाता है? मध्य पाषाण काल कहलाता है। यह काल लगभग 8000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 8000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। इस काल में जलवायु गर्म व शुष्क हो गई, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की स्थिति में भी परिवर्तन आ गया था। जलवायु कैसी हो गई थी? शुष्क हो गई थी, मतलब गर्म हो गई थी, नमी नहीं रह गई थी उसमें। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की स्थिति में भी परिवर्तन आ गया था। ठीक है, और मानव शिकार के साथ साथ जंगली अनाजों का प्रयोग करने लगा। पूरा पाषाण काल में क्या था? केवल मानव कैसा था? आदमखोर, मतलब उसे खाने पीने से मतलब था और उसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं था। उसे, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, केवल एक ही लक्ष्य था, भूख। वो खाने के लिए सारे प्रयत्न करता था। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ही मध्य पाषाण काल में क्या हो गया? मानव शिकार तो करता ही था, साथ में जो जंगल में अनाज उगाते थे खुद, उनका भी प्रयोग खाने के लिए करने लगा। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट है, इस काल में जनसंख्या में वृद्धि और आखेट की सुगमता के लिए मानव अब छोटे छोटे कबीलों में निवास करने लगा था। मध्य पाषाण काल में क्या था? अब आखेट मतलब शिकार करता था, उसकी सुगमता के लिए क्या? छोटे छोटे कबीले बनाकर जंगल में ही निवास करने लगा था। ठीक है, कबीलों में निवास करने लगा था, आखेट के लिए मतलब शिकार करने के लिए, क्योंकि कभी कभी कोई खतरनाक जानवर होता था या उसका शिकार करना है तो अकेले नहीं किया जा सकता था, इसलिए। अगला जो फैक्ट है हमारा, इस काल के उपकरण को माइक्रोलिथिक टूल्स, सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहा जाता है। कौन से टूल्स पाए जाते हैं इस काल में? माइक्रोलिथिक टूल्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, मध्य पाषाण काल से संबंधित उपकरण हैं कौन से? माइक्रोलिथिक टूल्स या माइक्रोलिथिक उपकरण। इस काल के प्रमुख उपकरण माइक्रोब्लेड, ब्यूरीन व फ्लैक हैं। ठीक है, कौन कौन से? माइक्रोब्लेड, ब्यूरीन व फ्लैक हैं। इसके बाद ये है पहला स्थल हमारा, मध्य पाषाण काल का पहला स्थल। पहला स्थल कौन सा है हमारा? वागौर। ठीक है, वागौर ये पहला स्थल है, और यहाँ से वागौर से शवों की सुनिश्चित ढंग से दफनाने की विधि का पता चलता है। वागौर से क्या पता चलता है? शवों को सुनियोजित ढंग से दफनाने की विधि का पता चलता है। ठीक है, तो जानेंगे वागौर के बारे में, कहाँ स्थित है और इसके बारे में फैक्ट्स। तो पहला मध्य पाषाणकालीन स्थल है वागौर। ये कहाँ है? राजस्थान में। यह स्थल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी, बनास की सहायक नदी है एक, कोठारी नदी के तट पर स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। कैसा है? भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। 1968 से 1970 ईस्वी तक BN मिश्रा द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। यहाँ पर उत्खनन किसने करवाया था? BN मिश्रा ने। और कब से कब तक? 1968 से 1970 तक। कहाँ पे? बागौर में। ठीक है, अगला फैक्ट है, यहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? कृषि और पशुपालन दोनों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। साथ ही अनेक मानव कंकाल भी मिले हैं। यहाँ से कुछ झोपड़ियों और उसके अंदर फर्श निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, कैसे? झोपड़ियों के साक्ष्य और फर्श निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं। और 3 बाणाग्र, तीर की नोकें भी मिली हैं। 3 क्या मिली हैं? तीर की नोकें। बाणाग्र मतलब बाण के अग्र का भाग, मतलब तीर की नोकें। इसके बाद और क्या मिला है यहाँ से? और मिला है यहाँ के उत्खनन से पशुओं की हड्डियाँ और तांबे और लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो एक बार फिर देखते हैं क्या क्या मिला है।
पहले तो ये कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागौर स्थित है। कोठारी नदी जो कि बनास की सहायक नदी है उसके पास में स्थित है, तट पर सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है और बी एन मिश्रा ने इसकी खुदाई करवाई थी। कृषि और पशुपालन दोनों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, झोपड़ियाँ मिली हैं, झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, अंदर फर्श, झोपड़ियों के अंदर फर्श के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, तीर बाणाग्र मिले हैं, मतलब 3 नोकें मिली हैं और हड्डियाँ मिली हैं, और तांबे और लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इतने साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं बागौर से। इसके बाद अगला जो स्थल है हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल है वो है लंगनाच। ठीक है, लंगनाच से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, इस क्षेत्र से कोई भी धातु के उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ से कोई धातु का उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखते हैं लंगनाच के बारे में जानते हैं। ये हमारा दूसरा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, ये भी गुजरात में स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाणिक उपकरणों का ढेर प्राप्त हुआ है। यहाँ से धातु के औजार नहीं मिले हैं। ठीक है, धातु के औजार नहीं मिले हैं। लंगनाच से हस्त निर्मित मृदभांडों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हाथों से निर्मित मृदभांड किसे कहते हैं, मिट्टी के बर्तन, मृद मीन्स मिट्टी और भांड मीन्स बर्तन। मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं, मृदभांड। यहाँ से पशुओं के अवशेषों में कछुआ, भैंस, हिरण और नीलगाय के प्रमाण मिलते हैं। किस किस के, कछुआ, भैंस, हिरण और नीलगाय के। परंतु इनके पालतू होने की पुष्टि नहीं होती है। इस टाइम ये पालतू नहीं थे। क्या, किस लिए पालतू थे, मतलब ये मनुष्य के पास किस लिए थे, इनका शिकार करने के लिए। फलतः ये संभवतः मनुष्यों के भोजन थे। ठीक है, ये भोजन के लिए मनुष्यों के आसपास इनके अवशेष मिले हैं। ठीक है, पशुपालन नहीं करते थे, इनका पालन नहीं करते थे मध्य पाषाणकालीन के लोग। इसके बाद अगला जो हमारा स्थल है वो है आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़। तो आदमगढ़ के बारे में जानेंगे, ये कहाँ स्थित है और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तीसरा जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है वो है आदमगढ़। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में यह स्थल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ निम्न एवं मध्य पुरापाषाणकालीन स्थल है। कैसा है, निम्न एवं मध्य पुरापाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ निर्मित चित्रों की श्रृंखला ताम्रपाषाण से लेकर मध्य पाषाण तक की है। कब से कब तक की, ताम्रपाषाण से लेकर मध्य पाषाण तक की श्रृंखला है, किसकी, निर्मित चित्रों की जो श्रृंखला है। ठीक है, तो क्या क्या मिला है, होशंगाबाद जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के आदमगढ़, और निम्न एवं मध्य पुरापाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, यहाँ के जो निर्मित चित्र हैं उनकी श्रृंखला कब से कब तक, ताम्रपाषाण से लेकर मध्य पाषाण तक की है। अगला जो चौथा हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल है वो है पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी, इसके बारे में जानेंगे, ये स्थल कहाँ स्थित है और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला चौथा हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल है पंचमढ़ी। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। क्या, 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। शैल मीन्स पत्थर, आश्रय मीन्स रहने का स्थान। पत्थरों में जो रहने का स्थान होता है उसे शैलाश्रय कहते हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं, जम्बूद्वीप और डोरोथो द्वीप। जम्बूद्वीप और डोरोथो द्वीप, ये क्या है, 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं पंचमढ़ी से। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला हमारा कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अगला है हमारा लेखहिया। लेखहिया, ये 5वां हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, और यहाँ से लेखहिया से 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिकांश का सिर पश्चिम दिशा में है। अधिकांश का सिर कहाँ है, पश्चिम दिशा में है। तो देखते हैं लेखहिया से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। 5वां हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल लेखहिया है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्थल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से छत बिछत अवस्था में कई मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, मानव कंकाल। ठीक है, छत बिछत मतलब कटे टूटे टाटे कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, लेखहिया से, उत्तर प्रदेश में, जो संभवतः युद्ध का प्रमाण देते हैं। जो कंकाल हैं टूटे और कटे हुए हैं वो कैसे, युद्ध का प्रमाण देते हैं। इसके अलावा यहाँ से ज्यामितीय एवं गैर ज्यामितीय चित्रकारी मुक्त मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। ज्यामितीय और गैर ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल आर्ट्स यहाँ से मिली हैं। मुक्त मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। मृदभांड क्या, मिट्टी के बर्तन। मुक्त मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, लेखहिया से। तो उत्तर प्रदेश के लेखहिया से क्या क्या मिला है, पहली बात तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। टूटे कटे कंकाल मिले हैं, युद्ध का प्रमाण देते हैं ये कंकाल। ज्यामितीय और गैर ज्यामितीय चित्रकारी मिली है और मुक्त मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल है बगाई खोर। ठीक है, कौन सा है, बगाई खोर। तो जानेंगे बगाई खोर के बारे में। छठा हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल है बगाई खोर। ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्थल प्रतापगढ़ के बुल्ढाना पहाड़ी में स्थित है। कहाँ, प्रतापगढ़ के बुल्ढाना पहाड़ी में स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाणिक उपकरण, हस्त निर्मित मृदभांड और पालतू पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिला है, प्रतापगढ़ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बुल्ढाना पहाड़ी में स्थित है, और मध्य पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, हस्त निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं और पालतू पशुओं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, बगाई खोर, उत्तर प्रदेश से। इसके बाद अगला हमारा 7वां मध्य पाषाणकालीन स्थल है चौपानी मांडो। ठीक है, क्या है, चौपानी मांडो। ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। देखते हैं चौपानी मांडो से क्या क्या मिला है।
चौपानी मांडो से, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मेजा तहसील में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मेजा तहसील में स्थित है। यहाँ से प्राप्त हस्त निर्मित मृदभांड विश्व के सबसे प्राचीन मृदभांड हैं। कैसे हैं? हस्त निर्मित मृदभांड विश्व के सबसे प्राचीन मृदभांड में से हैं। यहाँ से झोपड़ियों और जंगली चावल के साक्ष्य मिले हैं। किस किस के साक्ष्य मिले हैं? झोपड़ियों और जंगली चावल के साक्ष्य मिले हैं। इनकी कार्बन डेटिंग द्वारा प्राप्त आयु सबसे पुरानी है। जो साक्ष्य मिले हैं झोपड़ियों और जंगली चावल के, इनकी कार्बन डेटिंग, एक कार्बन C14 विधि होती है, कार्बन 14 विधि। इसके द्वारा कोई भी प्राचीन अवशेष होते हैं उनकी आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा पता लगाने पर क्या हुआ है? इनकी आयु सबसे पुरानी प्राप्त हुई है। इसके बाद हमारा 8वां मध्य पाषाणकालीन स्थल है मैदहा। मैदहा यहाँ से क्या मिला है? मैदहा से देखते हैं, मैदहा से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैदहा उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। मैदहा प्रतापगढ़ में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन मध्य पाषाणकालीन स्थल है। सबसे प्राचीन मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से बूचड़ खाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बूचड़ खाना क्या होता है? जहाँ पशुओं को काटा जाता है, मतलब मांस के लिए। 2 युगल समाधियाँ मिली हैं। 2 युगल समाधियाँ मतलब साथ में समाधियाँ मिली हैं, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है। मतलब जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। उसके बाद यहाँ मांस को भूनकर खाने का साक्ष्य मिला है। मैदहा में 35 गर्त चूल्हे भी मिले हैं। गर्त चूल्हे क्या होते हैं दोस्तों? गर्त चूल्हे उसे कहते हैं, आजकल का जो आपने तंदूर देखा होगा जिससे तंदूरी रोटी बनती है, तो उस टाइप का जो चूल्हा होता था, ये ऊपर रखने का होता है, ये ज़मीन के ऊपर रखते हैं आजकल, लेकिन ऐसा ही ज़मीन में खोद कर बनाया जाता था। इसी प्रकार का जो चूल्हा होता था उसे गर्त चूल्हा कहते थे। ठीक है, 2 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। बूचड़ खाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बूचड़ खाने के साक्ष्य प्राप्त होने से ही हमें एक दूसरा फैक्ट भी याद रहेगा कि यहाँ मांस भूनकर खाया जाता था। ठीक है, तो मैदहा से हमें इतने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल है नवा सराय नाहर राय। सराय नाहर राय ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, तो देखते हैं इससे क्या क्या प्राप्त हुआ है। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। यह स्थल भी वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सबसे प्राचीन मध्य पाषाणकालीन स्थलों में से एक है। यह ऐसा पहला स्थल है जहाँ से स्तंभ गर्त मिले हैं, मतलब जो स्तंभ गढ़ने के गड्ढे मिले हैं, स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? प्रतापगढ़ जिले से। और प्रतापगढ़ जिले में कौन सी जगह है? सराय नाहर, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ एक छोटी बस्ती भट्टियाँ, एक सामुदायिक भट्टी मिली है, झोपड़ी का फर्श मिला है, कवरें प्राप्त हुई हैं और अत्यधिक मात्रा में नर कंकाल, कुछ अस्थियाँ तथा सींग निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, जो आज के तंदूर की तरह होता था। ठीक है, इसे हम पहले बता चुके हैं कैसा होता था, आज के तंदूर के आकार का होता था। सराय नाहर से मानवीय आक्रमण या युद्ध का भी प्रमाण मिलता है। यह युद्ध संभवतः व्यक्तिगत संपत्ति के कारण हुआ होगा। अनुमान लगाया जा रहा है किस कारण हुआ होगा? व्यक्तिगत संपत्ति के कारण ये युद्ध हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से क्या नरकंकाल और कुछ अस्थियाँ मिली हैं, तो नरकंकाल अस्थियों के मिलने से पता लगता है कि यहाँ भी युद्ध हुआ होगा। और क्या क्या मिला है? गर्त स्तंभ मिले हैं, वो स्तंभ गर्त मिले हैं, छोटी बस्ती मिली है, छोटी बस्ती मिली, भट्टियाँ मिली हैं, एक बड़ी सामुदायिक भट्टी भी मिली है और झोपड़ी का फर्श, झोपड़ी में जो फर्श होता है वो मिला है, कवरें प्राप्त हुई हैं, सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, नर कंकाल, कुछ अस्थियाँ और 8 गर्त चूल्हे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला जो हमारा स्थल है मध्य पाषाणकालीन स्थल 10वां दमदमा। ठीक है, दमदमा यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है देखते हैं। दमदमा ये पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? दमदमा पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से सील, लोढ़े और लोहे के हथौड़े के साक्ष्य मिले हैं। लोहे के हथौड़े, ये लोढ़े लिखा है लेकिन लोहे के हथौड़े के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी सींग के उपकरण मिले हैं, आभूषण मिले हैं, पक्षियों, मछलियों और कछुओं की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। दमदमा के अवशेषों का काल 1000 से 4000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। यहाँ से 41 मानव शवाधान तथा गर्त चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? सील, लोहे के हथौड़े, हड्डी, सींग के उपकरण, आभूषण, पक्षियों, मछलियों, कछुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा से के अवशेषों का काल जो है वो 1000 से 4000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है और 41 मानव शवाधान और गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल है तिलवारा। ठीक है, कौन सा है? तिलवारा। यहाँ से क्या क्या मिला है? 2 सांस्कृतिक चरण, जिसमें प्रथम चरण में सूक्ष्म औजार व द्वितीय चरण में चाक के बर्तन प्रमुख हैं। क्या क्या मिला है? प्रथम चरण में सूक्ष्म औजार और द्वितीय चरण में चाक के बर्तन प्रमुख हैं। तो देखते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ है। तिलवारा ये बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। यह भारत का पश्चिमतम मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर 2 सांस्कृतिक चरण संक्रमणकालीन अवस्था में पाए गए हैं। पहला चरण मध्य पाषाण युग का
प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सूक्ष्म औजारों की प्रधानता थी, तथा दूसरे चरण में चाक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन, लोहे के टुकड़े, सूक्ष्म औजार मिले हैं। क्या क्या मिला है यहाँ से? पहली बात तो पश्चिमतम मध्यपाषाणकालीन स्थल है, सबसे पश्चिम में पाया जाने वाला मध्यपाषाणकालीन स्थल है। 2 सांस्कृतिक चरण है यहाँ पे। कौन कौन से? पहले चरण में मध्यपाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है। पहला जो चरण है वो मध्यपाषाणकालीन युग का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सूक्ष्म औजारों की प्रधानता थी, तथा दूसरे चरण में चाक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन एवं लोहे के टुकड़े के साक्ष्य सूक्ष्म औजार मिले हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारे मध्यपाषाणकालीन स्थल समाप्त होते हैं। इतने ही स्थल हमारे भारत में पाए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सबकी लोकेशन जानी, कहाँ कहाँ स्थित है, कौन कौन से ज़िले में स्थित है, कौन कौन से प्रदेश में स्थित है, और सबके बारे में जाना, सबसे कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो जाना। तो ये मैपिंग के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सा स्थल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मैपिंग से ही रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद नवीन शर्मा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर पिक्स के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से और जो करंट इश्यूज़ चल रहे होते हैं उनको अच्छे से समझाया जाता है। आपके एग्जामों से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, और बहुत सारा कंटेंट, इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट बजट और यूनियन बजट, सारे बजट और सभी तरह के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको वहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ज्वाइन करना ना भूलें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा। धन्यवाद।